अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करें, वर्क एंड एनर्जी। इसमें वर्क को अपने देखते हैं, हम ज़िंदगी में वर्क का जिक्र हम कर रहे होते हैं। उमूमन इससे मेंटल और फिज़िकल जो एफ़र्ट्स के टर्म्स हैं हम इसको देख रहे होते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स इसको कुछ और अंदाज में डिफ़ाइन करती है। वर्क को डिफ़ाइन करने से पहले हम दो अपनी जो डेफिनेशंस हैं वो रिकॉल करेंगे। एक तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा, शॉर्टेस्ट हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। और जो फोर्स है हमारे पास, उसको हम कैसे देखते हैं? इट इज़ द एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। किसी हम बॉडी पर जब फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन चेंज होगी और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहीं से हमें वर्क की डेफिनेशन मिलती है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू सम डिस्टेंस, देन वर्क इज सेड टू बी डन। अब फोर्स हमारे पास जो है दो किस्म की होगी, या कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। अगर ये पेंसिल है, मैं इसके ऊपर ये फोर्स लगा रही हूँ और ये स्मूथली मूव कर रही हो इस तरह। सपोज़ कि मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और इसने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये हमारे पास बड़ा स्मूथ रहा कि जितना जो उसके इनिशियल पॉइंट पे फोर्स लगी हुई थी वही फाइनल पर थी, और दरमियान में भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करते और वो इतनी ही रहती सेम, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है। इस सूरत में वर्क डन हमारे लिए जो है कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। दूसरी सूरत यह है कि हमारे पास फोर्स जो है वो वेरी कर रही हो, कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है, वेरी कर रही है, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल फोर्स। अब हम पहले वर्क डन करते हैं बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम एफ कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, एंगल उसका थीटा है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है उसके साथ, जैसे अभी हमने ये किया था, ये फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड और मूवमेंट जो हो रही है वो आगे, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल था, ये एंगल जो है बहुत मैटर करता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और जो फोर्स लगी, उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। पहले ये कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए कि ये एक बॉय है जो कोई कार्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, एफ़ की डायरेक्शन अपवर्ड इस तरह है, और जो कार्ट आगे जा रहा है उसकी डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है। इस तरह ये एक जो है कोई बाल्टी है, बकेट है, जिसको पानी से भर के या किसी भी चीज़ से लेकर जा रहे हैं, फोर्स अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का आ रहा है। यहाँ अगर आप देखें, तीसरा केस हमारे पास क्या है कि वॉल है और वॉल को पुश किया जा रहा है, फोर्स तो लगाई जा रही है लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो है। अब हम तीनों का देखेंगे बाद में, पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। वी डिफाइन वर्क डन बाय फोर्स एज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। इसमें एफ कॉस थीटा हमारे पास ये एक फैक्टर है पूरा, और ये डी है। The quantity f cos theta is the component of the force in the direction of displacement d। असल में जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास इसका x कंपोनेंट होता है, एक y कंपोनेंट होगा, इनमें से कोई एक कंपोनेंट इफ़ेक्टिव होगा, जो इफ़ेक्टिव होगा वही डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट करेगा। तो यहाँ हम उस फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, एफ कॉस थीटा इज़ द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ displacement d. Work done on a body by a constant force is defined as a product of the magnitudes of the displacement and the component of the force in the direction of displacement। पूरी की पूरी फोर्स जो होगी वो इसके ऊपर काम नहीं कर रही होगी, बल्कि सिर्फ उसका कोई एक कंपोनेंट वर्क करेगा। अभी आपसे जो ये दी गई थी, फिर इसमें आपसे क्वेश्चन भी किया गया, ऑन द पेल व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द पेल बाय द फोर्स एफ इज़ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन। अब अगर आप इसको अप्लाई करें, एफ डॉट डी, और कॉस थीटा आ रहा है 90, कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 आपका ज़ीरो होता है।
तो यहाँ आपका वर्क डन, फिजिक्स ये कहती है कि यहाँ वर्क डन नहीं हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि आपका वर्क, हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन ऑन दी वॉल, वॉल पर हो रहा है। एफ तो लगाई गई है लेकिन डी ज़ीरो है, तो अगर आपका एक फैक्टर यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा में डी अगर आपका ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो डी अगर ज़ीरो हो गया तो ऑब्वियसली पूरा फैक्टर ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कोई वर्क नहीं हुआ। बेशक यहाँ फोर्स लगाई जा रही है लेकिन चूँकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए यहाँ कोई वर्क नहीं हुआ। When a constant force acts through a distance t, the event can be plotted on a simple graph। ये देखिए बहुत आसानी से इस ग्राफ को हम शो कर सकते हैं। इधर आपके वाई में आपका डायरेक्शन में फोर्स है और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अगर कांस्टेंट फोर्स लग रही है, सपोज कि ये 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है, तो यहाँ भी 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स जा रही है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट अलबत्ता सपोज कि 1 मीटर 2 3 4 5 6 मीटर तक जा रहा हो, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें एक ये रेक्टेंगल मिलती है जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन को शो करती है। The distance is normally plotted along x-axis and force along y-axis in a horizontal straight line. If the constant force F and displacement D are in the same direction, then the work done is Fd। तो ये आपका शेडेड एरिया जो है आपके वर्क डन को शो कर रहा है। अब वर्क की डेफिनेशन से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। पहला तो ये वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, जस्ट हमें एक नंबर एक डिजिट मिलेगा। एंगल हमारा 90 से कम होगा अगर, देन वर्क इज़ डन, तो वर्क डन होगा एंड इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। अगर थीटा हमारा 90 हो जाए जैसे हमने यहाँ देखा, तो हमारे पास वर्क नहीं होगा क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा। अब थीटा अगर ग्रेटर हो जाए 90 से, देन वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव, क्योंकि कॉस ज़ीरो आपके पास होता है 1, ठीक है। कॉस 90 होता है आपके पास 0, और अगर आप कॉस की 90 से ग्रेटर करते जाएं वैल्यू, तो फिर वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाती हैं। कॉस अगर एंगल आपका ग्रेटर देन 90 है, सपोज कि 180 हो, तो फिर आपकी वैल्यू आती है -1। इसलिए हमारे पास जो ऐसा यूनिट वर्क का है वो न्यूटन मीटर है, या इसे हम जॉल में दे सकते हैं। न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन फॉर फोर्स, मीटर फॉर डिस्टेंस के लिए हम जो ले रहे थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ये हमारे पास जॉल इसका, या फिर हम इसको जॉल में लेते हैं। अब हम देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये तो थी कांस्टेंट फोर्स, वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का केस आए कि हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही हो, तो फिर क्या होगा। ये हमारे पास एक कोई बॉडी है, उस पर हमने पहले एक फोर्स लगाई तो बॉडी थोड़ी सी ऊपर गई, फिर थोड़ी और फोर्स लगाई, बॉडी थोड़ी सी और ऊपर चली गई। उसका पाथ देखें इस तरह बन रहा है, फिर डिक्रीज़ हुई तो नीचे आ गई, फिर इस तरह मूवमेंट उसकी होते हुए पाथ उसके लिहाज से डिफ़र कर रहा है। ये ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन थी। हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हम इस पूरे पाथ को छोटे छोटे से पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। इतना छोटा पोर्शन जिसमें फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इतना छोटा पोर्शन में हम उसको डिवाइड कर देंगे। पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, ये हमें दिखाया गया है। इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। द पाथ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एन शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल d1, डेल d2, डेल d3, डेल dn तक हमें ऐसे लेगा। इस तरह एफ भी क्या है, f1 से लेके fn तक उस पर फोर्सेस हैं जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड या डिफरेंट डायरेक्शन की हैं, वेरिएबल हैं, तो वेरी कर रही हैं। ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। वर्क डन क्या होगा, पहले उसके लिए अगर हमने डेल W1, तो क्या बनेगा F1 एंड डेल D1। इसका डॉट ख़त्म करेंगे तो कॉस लग जाएगा, F1 कॉस θ1 डेल D1। इसी तरह हम सेकेंड इंटरवल में लेंगे तो डेल W2 F2 डॉट डेल D2 किसके इक्वल हो गया, F2 कॉस θ2 डेल D2। इस तरह हम इसको करते जाएं तो फाइनल आखिरी हमारे पास क्या होगा, डेल WN। ये वर्क डन आ गया हमारे पास लास्ट पॉइंट पर, तो ये होगा FN डॉट डेल DN
और जब हम इसे ओपन आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ एन कॉस थीटा एन डी एन। अब इन सबको जाहिर सी बात है कि हम जब टोटल मालूम करेंगे तो एड अप करेंगे। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल दीज टर्म्स। टोटल किया हमने डेल W1 प्लस डेल W2 अप टिल डेल W1। तो इनकी वैल्यूज़ रखी, वैल्यूज़ रख के जब हम करेंगे तो समेशन हम लगाते हैं। समेशन जो है हमारे पास आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब है कि वैल्यू एफ आई कॉस थीटा आई डेल डी आई। अगर आई की वैल्यू हम 1 रखें तो ये 1 f1 कॉस थीटा 1 डेल डी 1 पहली वैल्यू बन जाएगी। अगर आई की वैल्यू मैं 2 रख दूँ तो ये सेकंड वैल्यू बन जाएगी। सपोज़ कि मैं आई की वैल्यू 10 रखती हूँ तो क्या बनेगा, f10 कॉस थीटा 10 डेल डी एन। अगर यहाँ आखिरी वैल्यू क्या होगी, n की, n रखेंगे तो हमें लास्ट टर्म मिल जाएगी, fn कॉस थीटा n डेल डी एन। ये तमाम को हम एडअप करें तो हमें टोटल मिल जाएगा। अब इसको ग्राफिकली कैसे हम करेंगे, ग्राफिकली उस तरह हमने एक्स एक्सिस पे डी लिया, वाई एक्सिस पे हमने फोर्स ले ली। फोर्स का हम देखें कि हम पहले की जो वैल्यू आएगी उसके लिहाज से हम इसका वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ उसकी लिहाज से यहाँ पर उसको शो करेंगे उसकी वैल्यू के लिहाज से। सेकंड का इस तरह, थर्ड का इस तरह। तो जब हम उसको छोटे छोटे से हमने जो पोर्शंस लिए थे उसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो यहाँ रेक्टेंगल्स, बहुत सारी हमें रेक्टेंगल्स मिलेंगी। हर रेक्टेंगल उस वेरी करती हुई फोर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका रिलेशन शो करेगी। We can examine this graphically by plotting f cos theta versus d. Thus displacement d has been subdivided into n equal intervals. जो हमने पहले लिए थे उसके अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनेगा। The value of f cos theta at the beginning of each interval is indicated in the figure. ये फिगर में उन्होंने उसको शो किया हुआ है। अब अगर हम आयत शेडेड रेक्टेंगल लें कि इसका एरिया है एफ आई कॉस थीटा आई डेल डी आई, तो ये वर्क डन किसका शो करेगा, आयत इंटरवल को। अगर मैं 3 ले लूँ तो वो थर्ड इंटरवल को शो करेगा और उसकी वैल्यू होगी f3 कॉस थीटा 3 डेल टी 3। तो इस तरह हमें वर्क डन मिलता जाएगा। हर रेक्टेंगल जो है वो हर फोर्स के अकॉर्डिंग उसका जो है वर्क डन शो करेगी। द वर्क डन इक्वल्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। टोटल हमें क्या मिलेगा, तमाम को जब हम तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया का सम ले लें। If we subdivide the distance into a large number of intervals so that each del d becomes very small, the work done becomes very accurate. जितना छोटे छोटे हम पोर्शंस लेंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज रिजल्ट हमें मिलेगा। If we let each del d to approach 0, then we obtain an exact result for the work done. हम कहते हैं कि del d हमारा इतना स्मॉल हो गया कि तकरीबन 0 के बराबर हो रहा है, नियरली इक्वल। 0 नहीं हो सकता, नियरली इक्वल टू 0। कहने का मकसद है कि बहुत हम माइन्यूट ले रहे हैं, बहुत स्मॉल ले रहे हैं। इस चीज़ को कहते हैं लिमिट। ठीक है, हमने लिमिट क्या लगाई, del d अप्रोचेस टू 0, यानी इतना छोटा है कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये जहन में रखिएगा कि इक्वल टू 0 नहीं है, अप्रोच टू 0, दैट इज़ इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो समेशन रनिंग आई फ्रॉम 1 to n एफ आई कॉस थीटा आई डेल डी आई। In this limit, del d approaches 0, the total area of the rectangles approaches the area between f cos theta curve and axis from A to B। ठीक है, ये हमारे पास अब ये टोटल हमने जब इसको देखा तो हमारे पास इस तरह की शक्ल हमें सबको हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने पे हमें टोटल देखें इस तरह का मिल रहा है डिस्टेंस।